Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। शिमला में पिछले कुछ दिनों से एक अवैध मस्जिद के कारण भारी तनाव है। यहां हिंदू मुस्लिम वाली टेंशन सड़कों पर दिखने लगी। इस आक्रोश को शांत कराने के लिए शासन प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, सांप्रदायिक चिंगारी ऐसी भड़की है कि यहां की ठंडी वादियों में आज भी लोगों ने उबाल महसूस किया। शिमला के बाहरी हिस्से में पड़ने वाले संजौली में आज क्या हुआ, हंगामे की एक एक तस्वीर सीधे ग्राउंड से हम आपको दिखाएंगे। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड पब्लिक पुलिस की झड़प भी दिखाएंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि शिमला में यह विवाद क्यों है और हाल के दिनों में यह कैसे बढ़ता चला गया। शिमला के पास संजौली में यह 5 मंजिला मस्जिद है। हिंदू संगठन और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यहां 3 मंजिल अवैध निर्माण से बनाई गई है। उनका यह भी आरोप है कि इस अवैध मस्जिद में बाहरी लोगों की आवाजाही, बाहरी लोगों के आने से यहां का माहौल खराब हो रहा है और स्थानीय लोगों के साथ यहां के हिंदू संगठन इस मस्जिद को तोड़ देने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते 5 सितंबर को भी स्थानीय लोगों की भीड़ मस्जिद के बाहर तक पहुंच गई, धरना प्रदर्शन किया था, यहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उस समय प्रशासन को 2 दिन के अंदर मस्जिद तोड़ देने का अल्टीमेटम दिया था और यह मांग पूरी ना होते देख आज यहां फिर से भीड़ इकट्ठा हुई। सुबह 11 बजे मस्जिद की ओर बढ़ने लगी तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान शिमला से झड़प की ऐसी तस्वीरें आईं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। शिमला में आज सुबह का अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास था, लेकिन सांप्रदायिक पारा काफी चढ़ा हुआ था। इसकी वजह एक अवैध मस्जिद है जिसे तोड़ने की मांग को लेकर सुबह 11 बजे स्थानीय लोग हिंदू संगठन देवभूमि के नेतृत्व में ढली टनल के पास जमा हुए थे। संजौली में स्थित इस मस्जिद का रास्ता इसी ढली टनल से होकर गुजरता है। संजौली मस्जिद को तोड़ने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पहले तो सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद मस्जिद की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद से ठीक 50 मीटर पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड को हटाकर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर 2 बार लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पत्थरबाजी की घटना में दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर खदेड़ कर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भगाने का प्रयास। जो धारा 163 लागू की गई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बल प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाएगा और वही तस्वीर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। अगर हिंदू भड़क गया तो एक भी जेल ऐसी नहीं रहेगी हिमाचल में जो भरेगी नहीं। हमारे भाइयों के मुंह से खून निकाले जा रहे हैं। और किसी का सिर फाड़ दिया खून, हम लोग नहीं रखते हैं, हमें भी 2 हथियार हम चलाते हैं। फिर हम लोग को क्या चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हम लोगों ने। संजौली में पुलिस ने हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को मौके से हिरासत में लिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि पुलिस ने उनके 12 नेताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि संजौली में हिमाचल पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रात 12 बजे तक धारा 163 लागू है। 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की छूट नहीं है और किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पुलिस ने संजौली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीती रात फ्लैग मार्च किया था। शिमला का संजौली इलाका इस समय भी छावनी में तब्दील है। इसमें एक क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि ये पूरा विवाद या पूरा जो हंगामा हुआ है इसके पीछे की वजह
मस्जिद का इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर बाहरी लोगों का आना, दोनों को अलग अलग तरीके से डील किया जा रहा है। अब वजह क्या है यह समझने की जरूरत है। अब आपको शिमला मस्जिद विवाद की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2010 से यहां अवैध निर्माण शुरू हुआ। नगर निगम के पास अवैध निर्माण रोकने की कई बार शिकायत की गई। वर्ष 2010 से 2024 तक कुल 35 नोटिस मस्जिद कमेटी को भेजे गए, लेकिन निर्माण नहीं रुका। 2 मंजिला मस्जिद 5 मंजिला की बना दी गई। हालांकि संजौली मस्जिद के इमाम का कहना है कि यह मस्जिद वर्ष 1947 से है, वक्फ की जमीन पर बनी है और स्थानीय लोगों के डेमोग्राफी बदल देने के आरोप बेबुनियाद हैं। यह मामला तब बढ़ गया जब 31 अगस्त को यहां 2 गुटों में मारपीट हो गई और आरोप एक बार फिर से बाहरी लोगों पर लगे। तब से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वो मस्जिद तोड़ देने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी और यह कंस्ट्रक्शन 10 या 14 साल से होता जा रहा है। नगर निगम के पास मामला था, नोटिस दिए गए, मामला कोर्ट में भी गया, फिर जिम्मेदारी किसकी? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। रुक करते हैं एक और जगह जहां ठंडी हवाएं बहती हैं, लेकिन मामला चुनावी गर्मी का है। जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, जहां इन दिनों चुनावी मौसम वाली गर्मी चल रही है। इस गर्मी को अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP के नेता इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत ने और बढ़ा दिया है। आज इंजीनियर राशिद अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद को NIA कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। वो 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और जमानत की शर्त के अनुसार उसके अगले ही दिन उनको फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। इंजीनियर राशिद की पूरी राजनीतिक फाइल हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उनकी जमानत पर जम्मू कश्मीर में शुरू हुए सियासी कलेश का विश्लेषण करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत से जहां उनकी पार्टी में जश्न है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की टेंशन बढ़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत में बीजेपी का चुनावी गेम दिख रहा है, क्योंकि इंजीनियर राशिद वो नेता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बारामूला सीट से पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला को भारी मतों से शिकस्त दी। और अब पीडीपी और एनसी अंतरिम जमानत की टाइमिंग का हवाला देते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने चुनावी फायदा देखते हुए वोट काटने की नीयत से इंजीनियर राशिद को रिहा कराया है। इंजीनियर राशिद बीजेपी की प्रॉक्सी टीम है, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद को एजेंसियों से फंडिंग होती है, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद की पार्टी के लिए उम्मीदवार भी एजेंसियों ने खड़े किए, यह आरोप लगाया जा रहा है। इंजीनियर राशिद के पास इतना पैसा और गाड़ियां कहां से आती हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है सवालों के तौर पर। इंजीनियर राशिद की जमानत पर जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में शुरू हुई जुबानी जंग पर हमने एक न्यूज रील तैयार की है। पहले आप ये चिंगारी भरे बयान सुनिए, इसके बाद इंजीनियर राशिद की राजनीतिक फाइल आपके सामने। इंशाअल्लाह रिहा होने पर कश्मीर में एक सैलाब आएगा जो 1987 में आया था और इन जालिमों ने चोरी की थी। देखिए शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े की? ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तकबाल बीजेपी ने किया।
तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट काटने के लिए इंजीनियर रशीद को बाहर छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इल्ज़ाम तलाशी जो काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद इज़ अ थ्रेट, बिकॉज वी हैव सीन कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद ने कैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को शिकस्त दे दी। आज इनको लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है आज बेल पे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं थ्रेट लग रहा है। जितना खुश इंजीनियर रशीद साहब के बाहर निकलने से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स हो रहे हैं, इतना खुश शायद उनकी अपनी पार्टी के कारकुन नहीं हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, 1987 की बात है, और यहां पर मैं किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, खासकर आतंकी का तो बिल्कुल नहीं। सैयद सलाउद्दीन ने चुनाव लड़ा था। ऐसी खबरें थी कि सैयद सलाउद्दीन जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे निकल रहे हैं, और उनके प्रतिद्वंदी बाकायदा एक तरीके से हट भी जाते हैं, लेकिन फिर उनको वापस बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये जीत गया है, सैयद सलाउद्दीन हार गए हैं। सैयद सलाउद्दीन ने यह कहा कि ये सब गड़बड़ी हुई है। सैयद सलाउद्दीन जो कि आतंकी है, मोस्ट वांटेड है, उसने ये कहा। और वो जो प्रतिद्वंदी जीता था वो जानते हैं किस पार्टी का था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। बस आपको बताना था। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोपों के बीच इंजीनियर राशिद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे उनसे किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या बदलाव कश्मीर में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में आपकी मौजूदगी में? लेट द पीपल डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे। आप बाहर आए हैं, लेकिन आपके जो जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके अपने चुनाव में लोकसभा में आपको कैंपेन करने के लिए बेल नहीं मिली, अब विधानसभा में मिला गया है। आपके आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बटेंगे और बीजेपी उससे मजबूत होगी। तो आप उनसे पूछे उन्होंने बीजेपी को लाया है क्यों उधर। एक दूसरी बात यह है, आई एम फॉलोइंग माई कन्विक्शन, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी। वो तो उनके ही हैं, लिहाजा इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो बंदा 5.5 साल तिहाड़ जेल में मर रहा है और वो लोग वहाँ पर मज़े ले रहे हैं, प्रॉक्सी मैं हूँ। ये आसमान को थूकने वाली बात है उनके लिए। देखिए, आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इंसान से फिक्र क्यों हो रही है इतनी फिक्र। उसकी दो वजह। पहले तो लोकसभा चुनाव में जीत, और दूसरी वजह इस व्यक्ति की जो पार्टी है एआईपी, उसने करीब 34 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। एक ने शायद विड्रॉ कर लिया। अब यह एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका इंपैक्ट भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति इन दिनों जिस इंजीनियर राशिद के इर्द गिर्द गर्म है, उस इंजीनियर राशिद का सियासी कद क्या है, अब उसकी फिक्र वाली राजनीतिक फाइल खोलते हैं। अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद उत्तरी कश्मीर के लंगेट से 2 बार के पूर्व विधायक हैं। मौजूदा समय में वो बारामूला से निर्दलीय सांसद हैं, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिकॉर्ड वोटों से हराकर जीत हासिल की। इंजीनियर राशिद को 4,72,000 वोट मिले थे, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,000 वोट मिले। यानी उमर जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में रहकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। माना जाता है कि उन्हें सिंपैथी यानी सहानुभूति वाले वोटों का लाभ मिला। मौजूदा विधानसभा चुनावों में इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी ने अब तक 34 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब एक ने शायद विड्रॉ कर लिया। इनमें ज्यादातर सीटें घाटी में आती हैं। घाटी के इलाके में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उन्हें डर है कि एआईपी के उम्मीदवार उनका वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए उन्हें इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत में बीजेपी का चुनावी प्रयोग दिखाई दे रहा है। इंजीनियर राशिद पर 2017 में टेरर फंडिंग के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2019 में वो तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह उमर अब्दुल्ला का खेल बिगाड़ा था, क्या विधानसभा चुनाव में भी वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट वाली चोट दे सकते हैं? अब इसका विश्लेषण करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझने वाले पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इंजीनियर राशिद को जो फायदा लोकसभा चुनाव में मिला था, वो फैक्टर विधानसभा चुनाव में शायद काम ना करे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान राशिद को जो सिंपैथी वोट मिला, अब उसमें गिरावट आने की संभावना है।
इस संभावना के पीछे एक घटनाक्रम का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वो एआईपी के टिकट पर लंगेट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लंगेट सीट से ही इंजीनियर राशिद 2 बार विधायक रहे हैं। पेच ये है कि इंजीनियर राशिद ने विधायक रहते वादा किया था कि उनके परिवार से कोई भी अन्य राजनीति में नहीं आएगा। अब वो वादे से पलट रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप लगा रही हैं कि हजारों नौजवान लंबे समय से जेलों में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि आतंकी गतिविधियों के आरोप में जेल गए इंजीनियर राशिद को चुनाव से पहले अंतरिम जमानत दे दी गई। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह नैरेटिव भी इंजीनियर राशिद के खिलाफ जा सकता है और उनके वोट बैंक को डैमेज कर सकता है। हालांकि इंजीनियर राशिद का बीजेपी से कनेक्शन दिखाना पीडीपी एनसी की चुनावी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि इससे लोगों में संदेश जाएगा कि वो बीजेपी के साथ हैं, जिससे घाटी में उनका पारंपरिक वोट बैंक खिसकने का खतरा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ही पार्टियां अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में बीजेपी का हाथ पकड़ चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं। फिलहाल चुनावी मैदान में इंजीनियर राशिद की एंट्री ने जम्मू कश्मीर की वोट फाइट को दिलचस्प बना दिया। खैर, ओए जा कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। अब चलते हैं कश्मीर से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की ओर। देखिए, हम प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आपको हम जरूर दिखाएंगे अब से कुछ क्षणों के बाद। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के राउंड 3 की है, और राउंड 3 ने भी दिल्ली में हलचल मचा दी। पुराने एपिसोड की तरह राहुल के ताजा एपिसोड में भी यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो 3 मसले चुने हैं जिन पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। राहुल गांधी के जिन बयानों पर हंगामा है, उसमें चीनी सैनिकों की घुसपैठ का जिक्र है, आरक्षण की आग है, और एक तस्वीर है जिसमें वो एक ऐसी अमेरिकी सांसद के साथ खड़े हैं जो अपने पाकिस्तान प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी कुख्यात है। अमेरिकी सांसद पर यह आरोप बीजेपी के हैं। इन 3 मुद्दों पर हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले बात उस बयान की जिस पर बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में दावा किया कि चीन ने भारत की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर मोदी ने चीन को ठीक से हैंडल किया। इस सेशन में उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई पड़ोसी देश अमेरिका की 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर ले तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है, आज भी वही हुआ। राहुल ने अमेरिका में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और यहां भारत में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस बार मोर्चे पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उतरे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी की बातें भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। आप भी राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए जिस पर इतना जबरदस्त सियासी दंगल चल रहा है। चीन को लेकर राहुल गांधी का बयान आया तो हमने चीन पर दिए राहुल के अब तक के बयानों को ट्रैक किया। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने चीनी घुसपैठ का जिक्र किया हो। भारत में भी अलग अलग मंचों से इसे लेकर वो मोदी सरकार पर हमलावर रहे। अगस्त 2023 में लद्दाख का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री का कहना है कि 1 इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। यह सरासर गलत है। राहुल का यह बयान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद आया था। पिछले साल सितंबर में उन्होंने कहा था कि चीनियों ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकार देश को गुमराह कर रही है। जून 2020 में राहुल गांधी से पूछा था कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री सच बताएं। वैसे राहुल चीन का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन चीनी मंत्रियों और अफसरों से उनकी मुलाकात को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अमेरिका से जब चीन को लेकर सरकार से फिर से सवाल किया तो सियासी थ्योरियां चढ़ गई। कुछ का कुछ बोलना, चाइना का प्रेम भी सामने आ जाता है कि चाइना ने भारत की जमीन दखल की हुई है, जबकि जो भी जमीन थी वो उनके नाना परनाना के समय, नेहरू जी के समय हुई थी। चीन ने इस देश पर कब्जा के हिस्से पर कब्जा किया है, ये बोलना अपराध है,
लेकिन चीन को क्लीन चिट देना अपराध नहीं है। ये कमाल का इनका दोगली नीति है भाजपा की। पंडित नेहरू ने जो भारत के साथ किया है वो घाव अभी तक भरा नहीं है। और चाइना में तो 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने चाइना के हवाले कर दिया। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को एकजुट होकर के देश से माफी मांगनी चाहिए। 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन दबा ली गई है। आश्चर्य होता है कि मोदी जी क्यों इतना डरते हैं चाइना से कि चाइना का नाम भी जुबान पर जो जून 2020 के बाद आया ही नहीं। अब राहुल गांधी की उस तस्वीर की चर्चा जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। कल वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के एक दल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी मौजूद थी। इल्हान उमर पर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप हैं। वो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। ऐसे में राहुल जब उनसे मिले तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी भारत विरोधियों से ही मिलते क्यों हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई। राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के उनसे मिलने की आलोचना की है तो कांग्रेस ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। आप पहले आक्रामक बयानों की रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि राहुल की इस मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों है। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। हमको सिखाएंगे देश जोड़ने वाली ताकतें कौन है और तोड़ने वाली ताकतें कौन है। अगर गृह मंत्री को इतनी आपत्ति है राहुल गांधी की किसी मीटिंग से अमेरिका में, जो सार्वजनिक मीटिंग है, कोई छिपा के मीटिंग नहीं होती जैसे प्रधानमंत्री करते हैं। अब आपको राहुल गांधी से मिलने वाली इल्हान उमर का बैकग्राउंड भी बताते हैं जिससे आपको सियासी हंगामे की सही वजह समझ में आ जाएगी। सोमालिया की रहने वाली इल्हान उमर 2019 में अमेरिका के मिनेसोटा से सांसद बनी थी, जिसके बाद उनका भारत विरोधी एजेंडा काफी सुर्खियों में आया। इल्हान उमर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुके। 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। इसी दौरे में उन्होंने शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की। जून 2023 में उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का विरोध किया। पीएम मोदी के अमेरिकी संसद के संबोधन का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाती रही हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा पर हो रही जुबानी फायरिंग का तीसरा एपिसोड भी राजनीतिक एंगल से काफी ट्रेंड कर रहा है। सियासत का प्रतिक्रिया मीटर बहुत तेजी से घूमता रहा। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। इस शो में अगली फिक्र है बुजुर्गों की। हमारे पास 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक शुभ समाचार है। मोदी कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग नागरिकों को शामिल करने का प्लान था। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को अब 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। और इस फैसले से देश के 4.5 करोड़ गरीब परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और प्राइवेट इंश्योरेंस वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आप इस खबर को ऐसे देखें कि अब तक इस योजना के तहत घर में 70 से अधिक उम्र के बुजुर्ग शामिल नहीं होते, लेकिन अब उनको भी इस योजना का लाभ देने के लिए एक नई कैटेगरी बनेगी और इसमें अमीर या गरीब का अंतर नहीं किया जाएगा बल्कि इसके दायरे में हर किसी को लाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र में यह वादा किया था।
और आज मोदी सरकार ने अपना यह संकल्प पूरा कर लिया। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। अब फिक्र के लेंस से इस खबर को देखें तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 14 करोड़ 90 लाख लोग 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं। यह संख्या देश की आबादी का करीब 10.5% है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2024 की कहती है कि देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सिर्फ 18% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है। बाकी इस उम्र के दायरे में आने वाले 82% लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों में 78% लोगों को पेंशन भी नहीं मिलती है। ऐसे में सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ध्यान में रखकर जो फैसला लिया है उसका गहरा असर होगा। वैसे अभी एक तस्वीर आई है जो प्रधानमंत्री मोदी की गणेश भक्ति से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए और वहां गणेश पूजा में शामिल हुए। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने गणेश जी की आरती की है। ये इस वक्त का विजुअल अपडेट है। फिक्र आपकी में ऐसे विजुअल अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खच सुंदर। ओए जाके दे खड़ी की, पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। अब उन लोगों की बात करते हैं जो टोल टैक्स से परेशान हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर, अब जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल टैक्स देना होगा, क्योंकि नया नियम आज से लागू हो चुका है। हम आपको बताने वाले हैं, इस खबर को ध्यान से देखिएगा। इसको लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि हमारा कितना फायदा होगा, नया नियम क्या है, यह कितना आसान है। तो फिक्र में हमने इसी सवाल जवाब पर एक फाइल तैयार की है। इस फाइल के अनुसार आज से नया टोल कलेक्शन सिस्टम GNSS लागू हो चुका है। GNSS का मतलब है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें GPS के जरिए आपका टोल टैक्स कटेगा। इंटरेस्टिंग। इससे आपको फायदा यह होगा कि GNSS वाली निजी गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स फ्री है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि नए सिस्टम का लाभ लेने के लिए आपकी गाड़ी में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट होनी चाहिए। यह फास्टैग की तरह सरकारी पोर्टल के जरिए उपलब्ध होगी। टोल टैक्स इससे लिंक बैंक खाते से कट जाएगा। सवाल है कि आपको फायदा कितना और कैसा होगा। 20 किलोमीटर से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल टैक्स लगेगा। दरअसल इसमें गाड़ियों का सटीक लोकेशन ट्रेस हो जाता है, जिससे गाड़ियां जितनी दूरी तक चलती हैं उतना ही टैक्स देना पड़ता है। अब आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि पहले से चल रही दूसरी व्यवस्था का क्या होगा। तो आपको बता दें, फास्टैग, कैश और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से टोल कलेक्शन भी जारी रहेगा। यह खबर देश के करोड़ों लोगों से जुड़ी है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम नेशनल हाईवे पर गई और नई व्यवस्था के बारे में सब कुछ जाना। सिर्फ 120 सेकंड में जानिए कि GNSS वाली नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कैसी होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा टोल टैक्स वसूली में नियमों में बदलाव किया गया है। अब GPS सिस्टम के द्वारा आपसे टोल टैक्स वसूला जाएगा। अगर एक्सप्रेस वे पर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर तक जाती है तो आपसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा, और अगर आपकी गाड़ी
20 किलोमीटर से अधिक सफर करती है तो आपको सैटेलाइट के थ्रू टोल देना पड़ेगा। बदलाव तो बहुत अच्छा है और हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। जीपीएस के थ्रू पैसा कटेगा, सिस्टम है, वो सिस्टम के साथ कटेगा। हम तो चाहते हैं वो कटे, हम तो चटे। यहाँ एक घंटा लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा। हाईटेक मामला है तो आपको बताते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसको लागू कैसे किया गया। दरअसल देश में सभी नेशनल हाईवे पर की जीआईएस मैपिंग यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग की गई। यह सिस्टम सैटेलाइट आधारित तकनीक पर काम करता है, इससे सटीक ट्रैकिंग होती है। एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर वर्ष करीब 40,000 करोड़ रुपए का टोल राजस्व मिलता है। इस नए सिस्टम से सिस्टम के पूरी तरह लागू होने के बाद टोल टैक्स कलेक्शन बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।